देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, अब हम खास चर्चा करने वाले हैं और वो चर्चा होगी पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति, वहां की उठापटक, ममता बनर्जी की रणनीति, इन सभी चीजों पर, और विपक्ष की भी यानी बीजेपी की क्या रणनीति है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के निशाने पर लगातार चुनाव आयोग क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल चुनाव में क्यों ममता बनर्जी चाहती हैं चुनाव आयोग के विरोध में समर्थन, और ये बाकी पार्टियों से भी चाह रही है। चुनावी जंग में अपनी पार्टी टीएमसी को फिर से सत्ता में लाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी तोड़ कोशिश कर रही हैं, लेकिन पिछले 15 वर्षों में उनका मां माटी मानुष का नारा इस चुनाव में फीका पड़ता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर है ममता अब सभी विपक्षी दलों से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को परास्त करने के लिए एकजुट होने का आह्वान कर रही हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में उन्होंने अपने इंडी गठबंधन को सीट एक भी नहीं दिया है, लेकिन साल 2026 के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोट बैंक के बदलते समीकरण, छोटे मुस्लिम संगठन, उत्तरी बंगाल में कांग्रेस की सक्रियता ने गैर एनडीए दलों में एकता का एहसास कराया है। अल्पसंख्यक मतदाता पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सबसे बड़ी चुनावी ताकत रहे हैं। तो जाहिर है अब करीब 30% अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने में कांग्रेस, सीपीएम सहित ओवैसी और हुमायूं कबीर भी मैदान में उतर आए हैं। तो उधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की पहली पूरक सूची में करीब 13 लाख लोगों के नाम कट जाने की खबर है। पहली सूची जारी होने तक 32 लाख मामलों का निपटारा हुआ था, जिनमें से 13 लाख लोगों के नाम तो कट गए, जबकि 10 लाख के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। बाकी 9 लाख लोगों के स्टेटस को लेकर फिलहाल अनिश्चितता है कि वो क्लियर हैं कि नहीं। अब खबर है कि दूसरी पूरक सूची आगामी शुक्रवार को जारी हो जाएगी। पहली सूची सोमवार मध्यरात्रि को जारी हुई थी, यानी नामांकन से पहले न्यायिक सुनवाई में क्वालिफाइड लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने की जरूरत बताई जा रही है। तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर तो सिर्फ चुनाव आयोग है, जबकि खुद ही वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रही है। और इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के जरिए बहुत सारे लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। कितना आदिवासी का नाम निकाल दिया, कितना राजवंशी को निकाल दिया, कितना बंगाली को निकाल दिया, कितना हिंदू को मौत हुआ, कितना मुसलमान को मौत हुआ, कितना महिला का निकाल दिया। एक क्या उसका जिम्मेदारी है? हमारा जिम्मेदारी है जनता को, जनगण का। संवैधानिक व्यवस्था तो यही है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग के पास संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है, लेकिन ममता बनर्जी की अपनी राजनीति है। इस पर भाजपा के नेता शामिक भट्टाचार्य जी ने कहा कि ममता बनर्जी के पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं, लंबे समय से इसीलिए इसी बात पर अटकी हुई है। अगर ऐसा बोलना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलिए, ईसी में जाकर बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को इसका कैसे लेना देना? हमारा जो फॉर्म 7 हम लोग दाखिल किया था उसको अपलोड नहीं किया गया। हमारा जो फॉर्म 7 इलीगली पुलिस स्नैच किया, उसका क्या होगा? हमारा फॉर्म 7 जो हमारा कार्यकर्ता BLA 2 ने दाखिल किया था, उसका ऊपर सुनवाई बंद करके अगर वो बीच रास्ते में चुनाव घोषणा कर दिया, चुनाव करा देगा, ये तो हो नहीं सकते। हमारा एकदम हिसाब क्लियर है। हमारा फॉर्म 7 का हिसाब निकास पूरा करना चाहिए, सुनवाई होना चाहिए, उसका बाद ही चुनाव में जाना चाहिए। लेकिन एसआईआर के मुद्दे में बाकी दूसरे बड़े मुद्दे दब ना जाएं, इसी को लेकर भाजपा के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी खत्म करके सुशासन लाने की जरूरत है। सब लोग राम राज्य चाहते, सुशासन, नारी सुरक्षा, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, घुसपैठिया भगाना चाहिए, जो जंगी है देश विरोधी ताकत उनका विनाश होना चाहिए, राम विरोधी की वो विनाश होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा और टीएमसी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये बंगाल के आम लोग
कभी कभी विभाजन की राजनीति में फंस जाते हैं, लेकिन सबको ये मालूम हो चुके हैं कि ये दोनों मिलकर ध्रुवीकरण करेंगे और ध्रुवीकरण के चलते अगर किसी को नाफा होने की संभावना है वो टीएमसी पार्टी। तो इसलिए बीजेपी और टीएमसी दोनों का ही इच्छा है कि हिंदू और मुसलमान के बीच वोट की बंटवारा हो जाए। अधीर दादा को इसका तजुर्बा भी है, क्योंकि अभी हुमायूं कबीर ने कुछ खुलासा किया था इनकी लोकसभा सीट को लेकर के कि कैसे ध्रुवीकरण करवाया गया था। बहरहाल, बंगाल की राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ में भास्कर सिन्हा रॉय जी जो टीएमसी सपोर्टर, वो जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत। हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जी जुड़े हुए हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे इस समय मैं चलता हूं प्रसेनजीत दा के पास। सबसे पहले प्रसेनजीत दा, ममता बनर्जी लगातार एकदम जिसे कहते हैं ना पकड़ करके रखा है चुनाव आयोग के मुद्दे को, एसआईआर के मुद्दे को ममता बनर्जी ने ऐसा पकड़ करके रखा है कि हाँ उस पर बोलना ही बोलना है। और मुझे तो ऐसा अब लग रहा है, मैं पहले से भी बोलता रहा हूं कि मुझे लगता है जिस दिन तक पश्चिम बंगाल में अंतिम वोट पड़ नहीं जाएगा तब तक ये मुद्दा टीएमसी और ममता बनर्जी छोड़ने वाली नहीं है। क्या रणनीति है, स्ट्रेटजी क्या है कि इस पर इतना ज्यादा फोकस रखो कि बाकी सारी बातें गौण पड़े, उस पर ज्यादा चर्चा ना हो? बताइए। हाँ, क्योंकि जितना बाकी चीजों के बारे में चर्चा हो जाए तो उतना ही बंगाल में क्या खोखला स्थिति है इसके बारे में लोगों को पता चल जाएगा। इसीलिए ये जो नॉन इशू है, इस नॉन इशू को इशू बनाकर लोगों की मन में एक तरह की भ्रम पैदा करने की कोशिश ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर ये जो 75 लाख अभी कुल मिला के अगर 73 से 75 लाख लोगों की नाम कट गया है, ये सही है। तो ममता बनर्जी 4-5 दिन कोलकाता में धरना दिए हैं, तो इसमें 23 लोगों को उन्होंने हाजिर कर पाया था जिनका नाम हो सके कट गया है, पता नहीं उन्होंने किसी भी इंसान को हाजिर कर सकती है, ये उनका पुराना खेल है कि किसी को भी वो हाजिर कर देते हैं। तो उन्होंने 23 लोगों को हाजिर कर पाया। तो इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा राजनीतिक दल, इतना बड़ा उनका समर्थन पूरे बंगाल में, वो सिर्फ 23 लोगों को हाजिर कर पाया जो उनका दावे के अनुसार जिनका नाम कट गया था। लेकिन संख्या क्या है? 75 लाख। उस समय पे ये जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है ये निकला नहीं था, तो 60-65 लाख ऐसा है। तो 60-65 लाख में से उन्होंने अगर जो डेड वोटर है उसका नाम बारे में छोड़ दे तो उन्होंने सिर्फ 23 लोगों को हाजिर कर पाए थे। ठीक है। अब तक उनका शायद 6 या 7 चुनावी रैली हो गया है। ये चुनावी रैली में चाहे वो नॉर्थ बंगाल में हो या आज वो साउथ बंगाल में है, किसी जगह पे एक भी ऐसा लोगों को उन्होंने हाजिर नहीं कर पाया जिनका नाम कट गया है। ठीक है। तो नाम तो कट गया है, ये तो सही है। तो मेरा कहना यह है, ये लोग क्यों ममता बनर्जी की जो मंच है उस मंच पे हाजिर नहीं हो रहा है जी? क्यों ये सारे लोग उनका दर्शक आसन या उनका जो सामने वाला जो ये है उन पे हाजिर होके प्लेकार्ड लेके क्यों नहीं बैठ रहे हैं कि हम महिला है, मेरा नाम कट गया है, मैं राजवंशी हूँ, मेरा नाम कट गया है, ये मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम कट गया है, मैं बंगाली हूँ, मेरा नाम कट गया है। ये ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, लेकिन इनको दिखाई क्यों नहीं दिया रहा है? इसका मतलब ये है ये मेरा समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, आपने सही कहा। और वो भी बात है कि अगर 23 लोगों को वो हाजिर कर रही हैं, उन 23 लोगों पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि आखिर इन 23 लोगों के नाम कैसे कटे, और वो बताएंगे कि इन 23 लोगों के मामले में क्या कमी रह गई। 23 लोग कहां गायब हो गए? आज के दिन वो 23 लोग कहां गायब हो गए? जी, ये भी बात है। ये आप ये भी एक शंका जाहिर कर रहे हैं कि कहां से वो 23 लोग आए और कहां चले गए, ये भी एक बात है। विनोद जी, सुप्रीम कोर्ट ने कल भी पश्चिम बंगाल को लेकर के बड़ी बड़ी टिप्पणी की है। कहा कि देखिए सब जगह पर नाम कटे, सब जगह पर एसआईआर हो गया, ये सारा बवाल आप ही के यहाँ क्यों हो रहा है, ये पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। और ये एक तरह से जिसे कहते हैं, आप इसे झिड़की मान लीजिए कि भाई बार बार दौड़ दौड़ के आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, फिर चुनाव आयोग पर लगातार निशाना बनाए रखते हैं। आखिर टीएमसी की, ममता बनर्जी की यही रणनीति है इस चुनाव के लिए? विनोद जी, लाल जी, आप जब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे तो उसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूं। जोड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा परसों के अपनी सुनवाई में, जब ईडी और इसकी सुनवाई हो रही थी एसआईआर पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या हर मामले को राजनीतिकरण करना आपकी मजबूरी है? हाँ, ये भी बात मुझे ही लगता है कि टीएमसी ने हर मामले को जब तक पॉलिटिसाइज ना करे तब तक मुझे नहीं लगता कि वो कुछ एक कदम आगे बढ़ती है। दादा ने जो बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि लगभग 73-74 लाख अभी मतदाता जो थे पुराने लिस्ट में, उनके नाम कटे हैं पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी अभी तक अगर 23 लोगों को सामने में लाए हैं, तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कटने का जब अपोजिशन की तरफ से पीआईएल आया था, 15 नाम मांगे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 15 नाम मांगे थे, और उस 15 नाम में से कपिल सिब्बल ने और योगेंद्र यादव ने कुछ 4-5 लोगों को ले आए थे, लेकिन वो कहां गायब हो गए उसका भी अता पता नहीं दिखा कि वो 5 लोग कौन थे। रही बात कि ये एक एसआईआर का एक प्रोसेस है। अभी जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं वो सुन रहे हैं, उसके बाद 7 वहां पे ट्रिब्यूनल भी बने हैं कि इनमें से जिनके नाम कटेंगे वो फॉर्मर जजेस जो है उस ट्रिब्यूनल में फिर उनकी सुनवाई होगी दोबारा, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि एक भी जेन्युइन वोट जो है वो वोट कटे नहीं। लेकिन एक भी जो बोगस वोट है वो इसमें नहीं जुटेगा जी। और इस बोगस वोट जुटने के लिए जो ये चैंपियनशिप का एक होड़ लगी है कि राहुल गांधी पूरा वोट चोरी और इस अभियान से एसआईआर को लेके जो अभियान चलाया था जी, उसको कहीं से पछाड़ते हुए ममता बनर्जी बंगाल में आगे आ गई। अब ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव आयोग तो तुम्हारा भी और हमारा भी वैसे ही एक राइवलरी में रहा, तो तुम पीछे क्यों हो कि हमारे सामने में एक अपोजिशन खड़े हुए हो जी। तो वो इसलिए कह रही है कि एनडीए के अपोजिशन में जितने भी पार्टियां हैं सब एक मंच पे आए और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए जो है उसको परास्त करे। लेकिन बंगाल में तो जो उनका खेला था कुछ बड़ा ही खेला हो गया। बिल्कुल, ये बड़ा ही खेला हो गया। और आपने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया, तेजस्वी यादव ने तो कम ही उठाया था। ये भी देखना चाहिए कि उस मुद्दे का बिहार में हुआ क्या है। भास्कर था, सबसे पहले तो मुझे लगता है आप इसी पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। हाँ दादा, आप तो सबसे पहले इसी पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि 23 के बाद कोई 24वां नाम आया नहीं, वो 23 गए कहां ये पता नहीं चल रहा, और वो 23 कहां जाएं इसकी व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था दी गई है कि अगर उस 23 के नाम कटे हैं वो ट्रिब्यूनल के पास जाएं। विनोद जी ने कहा एक और ट्रिब्यूनल वहां जाइए, जाकर के अपने केस को रखिए। अभी तक तो शायद कोई ट्रिब्यूनल गया नहीं उन 23 में से कोई, और कोई नजर भी नहीं आ रहा, जैसा कि प्रसेनजीत दा बता रहे हैं। कहां गए वो लोग? को याद दिला दीजिए, 1 हफ्ते का ही टाइम है। 1 हफ्ते का वो टाइम है, ये भी बात है, 7 दिन के अंदर अंदर जाना था। दादा बताइए। अच्छा, मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक आंकड़ा ढूंढ रहा हूं, किसी संवाददाता के पास, किसी के पास नहीं मिल रहा है। ये जो लिस्ट निकाला, रात को जो लिस्ट निकाला, सब जब सो रहे थे, उस लिस्ट में कितने सारे लोगों का नाम कट गया, कितने सारे लोगों का नाम है एडजुडिकेशन लिस्ट के पास, कितने सारे लोगों का नाम कट गया, कितने सारे लोगों का नाम है, ये आंकड़ा हमें नहीं मिल रहा है। पहला तो एक लिस्ट निकला, दूसरा लिस्ट निकल जाएगा 28 तारीख को, ऐसा बोला गया। मैं बोल रहा हूँ जब 23 लोगों का नाम कट गया, आपके पास ये है और कुछ नहीं है, तब ट्राइब्यूनल में जाने का क्या दरकार है? ट्राइब्यूनल में जाएंगे फिर नाम उठाएंगे। मैं आपको ये चीज पूछना चाहता हूँ, देखिए ट्राइब्यूनल में जाएगा फिर नाम उठेगा, इसके बीच में नॉमिनेशन फाइलिंग का टाइम हो रहा है 3 तारीख। अगर मान लीजिए मैं उम्मीदवार खड़ा होना चाहता हूँ, निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होना चाहता हूँ, और मेरे नाम वो लिस्ट में नहीं है, मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें ट्राइब्यूनल में जाने के लिए, और ट्राइब्यूनल भी मेरा जो क्या नाम रहेगा कि नहीं रहेगा ये सब जब बता देगा कि हाँ आपका नाम रहेगा, तब तो नॉमिनेशन फाइलिंग का टाइम चला जाएगा। चुनाव के पहले कब तक, अगर मान लीजिए कल चुनाव है, आज तक हमें मालूम पड़ना चाहिए कि मेरा नाम लिस्ट में है कि नहीं है। तो आप नहीं, तो लालचा जी मुझे थोड़ा मौका क्योंकि आपने पूछा इसलिए मैं रास्ता बताना चाह रहा था। आप मुझे आंकड़ा दिखाइए, ये कितने सारे लोगों का नाम कट गया है, वो आंकड़ा चाहिए मुझे। आपको 23 लोगों का नाम मिला है, मैं आपको एक रास्ता बता रहा था। 400 लोगों का, बसीराट बोल के एक जगह है, प्रसन्न जी साहब को मालूम है, वहां पर एक बूथ में 400 लोगों का नाम
वो अल्पसंख्यक से हैं, ठीक। इसका नाम कट गया। दादा। ऐसे कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, इतने सारे लोगों का नाम कट गया। एक मिनट, मैं दादा को जोड़ दादा रहा हूं। मैं आपके पास आ रहा कहां हूं तक दादा, जाए? उसमें मैं रास्ता ये बता रहा था कि आप तो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट तक, तो अगर मान मुद्दे लीजिए नहीं इस तरह है की ये। बात है तो जाइए ना, कहिए कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मुझे कुछ तो व्यवस्था दीजिए वरना मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। किसके ये पास रास्ता जाए? खुला हुआ है सर। आप तो चाहते हैं, हम लोग देखिए, हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो वोट देने वाले और उम्मीदवार जो खड़े होने वाले, उसका नाम तो होना चाहिए वोटर लिस्ट पे। ये कहां से आ गया? वोटर लिस्ट पे आज भी कोई दावा के साथ नहीं कर रहे हैं। ये कहां से कि आया हाँ, सर? तो बाकी जिसका नाम डिलीट किया गया वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। विनोद जी कुछ उसका कहना नाम चाहते कट गया। नहीं विनोद दादा, जी। पहले इसको बस करेक्ट कर बताइए। लीजिए, हाँ। कलेक्ट कर लीजिए। चुनाव आयोग का जो ये सप्लीमेंट्री लिस्ट है, उसमें जो 29 लाख लोगों का जो इसमें ये था सुनवाई के बाद, उसमें 13 लाख लोगों के नाम कटे। ये तो पहले आप करेक्ट तो कर लिस्ट लीजिए। कहाँ है आपके पास? है 13 लाख। मैं कह रहा हूं का कि नाम 13 लाख है। लोगों के नाम कटे हैं। अरे उस कहाँ 13 पर लाख है ये की लिस्ट? हमें पूरी तो सूची लिस्ट जो मुझे है लगता है इलेक्शन जिला निर्वाचन कमीशन की अधिकारी वेबसाइट तक पर पहुंच होगा। गई है सर। नहीं, आप ये सिर्फ इलेक्शन 7 नाम कमीशन ने अल्पसंख्यक ढूंढते बोला हैं, नहीं, आप वहीं नहीं, तक अटके नहीं, हुए हैं, ये चाहिए। आपकी मजबूरी है। धनंजय जी को बोलिए। जी सब हाँ, बोल रहा अब है। धनंजय जी की बारी। धनंजय जी ये बताइए कि जो टीएमसी जिस मुद्दे पर खेल रही है, ये तो दिख रहा है कि वो तो छोड़ेंगे नहीं भाई, वो मुझे लगता है कि अंतिम वोट पड़ने तक वो एसआईआर चुनाव आयोग करते रहेंगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी ने ये कही कि नहीं नहीं बाकी मुद्दे हैं उसको हम छोड़ेंगे नहीं। क्या प्लान है? क्योंकि बीजेपी ने प्रचार का तो बड़ा एकदम जिसे कहते हैं व्यापक सा प्रोग्राम बना रखा है। धनंजय जी। लालचंद जी, सच को सामने लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पिछली बार तक जो दीदी कह रही थी खेला होबे खेला होबे खेला होबे, अब लगता है खेला कहां से होता था ये खुल गया है। क्योंकि लगभग 13 लाख नाम काट जा रहे हैं, कटने के बाद 76 लाख तक संख्या पहुंच गई, इनके नाम कट गए और आदमी मिल ही नहीं रहा है। वो 76 लाख लोग कहां चले गए? जमीन खा गई, आसमान निगल गया, या खेला होने वाले पैकेट में या पैकेज में शामिल थे वो लोग। माँ माटी मानुस का नाम लेकर ममता बनर्जी आई थी। माँ बहनों की कोई किस तरह से बंगाल में बेआबरू किया गया है, जो कत्लो गारत का पेशे मंजर बंगाल ने प्रस्तुत किया है। जो आप आर्चेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर के संदेश खाली से लेकर के शाहजहां शेख के लिए बलात्कारियों रेपिस्टों के लिए ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। 2018 के बाद से लगातार एनसीआरबी को डाटा देना बंद कर दिया है बंगाल ने। ये हालत है, ये हालत है। दादा आप चिल्लाइए मत, आपका भी पाप में आप भी भागी है और आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करने जा रही है। इस पाप में आप भी भागी है और आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करने जा रही है। जी प्लीज आर्जीकर का कि अभी भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा सुन लीजिए धनंजय जी को, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। मैं मौका दूंगा भास्कर दा, पूरा मौका दूंगा। धनंजय जी को सुन लीजिए। भास्कर दा, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी इस बेगैरती के लिए जो बेहयाई बेशर्मी कर रहे हैं ना। ऐसा क्या कर दिया जो आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं ऐसा बात नहीं है। आप मैं ये कहना चाहता हूँ आर्जीकर मामले में, आर्जीकर मामले में आप अपने समय में कृपया बोल दीजिएगा। 2018 के बाद से एनसीआरबी को बंगाल ने डाटा देना बंद कर दिया। महिलाओं के खिलाफ अपराध में बंगाल टॉप पर है और पिछले 5 साल से लगातार टॉप है। 2024 संदेश खाली मामला, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, साउथ मेडिकल लॉ कॉलेज, सांतागाछी में श्रमिक महिला सामूहिक महिला बलात्कार, 2014 बीरभूम सामूहिक महिला बलात्कार, 2015 कंधमाल सामूहिक मामला बलात्कार, 2020 भाजपा समर्थित आदिवासी महिला का बलात्कार, 2021 बंगाल हिंसा के बाद तो ये सब गिनाइएगा ना आपका जो व्यापक प्रचार का कार्यक्रम है। 2024 इससे भी बड़ा बताइए। 2022 में दिव्यांग महिला के साथ बलात्कार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की 64 बलात्कार और 52 में बीजेपी का कुछ है नहीं, बलात्कार और 52 हत्या की फाइल दी गई सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद सीबीआई को। ये बेशर्मी पे हयाई पे पैसे मंजर बंगाल में प्रस्तुत किया जा रहा है। लालचंद जी बताइए, 64 हत्या 52 बलात्कार की फाइलें दबा के रखी गई थी। कमीशन लड़ रहा है आपकी तरफ से। ममता बनर्जी अधिकारियों के कुकर्मियों के लिए जो ममता बनर्जी अरे कुछ आपकी तरफ है। इलेक्शन कमीशन अभी भी ये आंकड़ा पेश नहीं कर पाया कि हाँ इतने सारे लोगों का ठीक है, ठीक है। मैं अब जरा दूसरे पहलू पर लौटता हूं और ये दूसरे पहलू की शुरुआत लालचंद जी
भास्कर लगातार मुझे भास्कर जी डिस्टर्ब करते रहे और किस बेहयाई से मुस्कुरा के डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक लाइन आप बोल लीजिए, फिर दूसरा पहलू मैं कौन सा लेकर आने वाला हूं बताऊंगा। मैंने कहा ममता बनर्जी माँ माटी, आप दादा खुद सो लीजिए कि आपने डिस्टर्ब कर दिया, सच को नहीं जाने दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी दादा। ठीक, ये मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। और पता नहीं कैसे ये पश्चिम बंगाल के वोटर को समझाइएगा धनंजय जी, पश्चिम बंगाल के वोटर को। लालचंद जी माँ माटी लोग समझते हैं। हाँ सही बात है, उधर टीएमसी भी समझाएगी, लेकिन टीएमसी को अब समझाने के लिए, प्रसेनजीत दा, टीएमसी को अब समझाने के लिए उन पार्टियों, उन सहयोगियों की जरूरत महसूस हो रही है जिनको उन्होंने कहा तुम हो कौन, तुमको मैं एक सीट भी नहीं दूंगी। अब उन लोगों की भी जरूरत क्यों महसूस होने लगी प्रसेनजीत दा, जो कि गैर एनडीए दलों का ममता बनर्जी को साथ चाहिए, क्यों जरूरत महसूस होने लगी प्रसेनजीत दा? नहीं, वही तो मेरा भी समझ में नहीं आ रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव और 2026 विधानसभा चुनाव, ममता बनर्जी के लिए विधानसभा चुनाव, लोकसभा से सब चुनाव जरूरी है जी, लेकिन विधानसभा चुनाव काफी जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी लोकसभा की राजनीति छोड़ के काफी दिनों से विधानसभा का राजनीति या राज्य का राजनीति के ऊपर नजर ज्यादा दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के हिसाब से 2011 से राजनीति कर रही हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पहले से ही इतना नजर लगाया, बोल दिया कि 294 सीटों में मैं लड़ रही हूं और मुझे वोट दीजिए, यहाँ पे किसी दूसरे के बारे में सोचना जरूरी नहीं है। तो ऐसी समय पे उन्होंने अचानक इंडी गठबंधन की बाकी लोगों को इस तरह से आमंत्रण देना शुरू कर दिया है। ये सोचने वाली बात है, विनोद जी, सबको सोचने वाली। बिल्कुल और विनोद मैं जी, ये बता दूं, ऐसी समय पे, जिस समय पे जोगेंद्र यादव से लेकर इन सब का जो लाला है, मतलब जो राहुल गांधी है, ये सब लोगों ने वोट चोरी का जो दुकानदारी है वो छोड़ दिया है जी। ये सारे अब ईरान की तरफ चले गए हैं और तेल और गैस की तरफ चले गए हैं। ईवीएम भी छोड़ दिया, ईवीएम भी बेचारी बच गई है। ठीक, ये सारे दुकानदारी इन्होंने छोड़ दिए हैं। ठीक, विनोद जी की टिप्पणी। विनोद जी, ममता बनर्जी का ये आमंत्रण, ये स्वीकारे या ना स्वीकारे, मैं वही उसी चीज पर विनोद जी का भी नजरिया चाहता हूं। विनोद जी, अब कह रही हैं कि नहीं, गैर एनडीए दलों की जरूरत है, क्या अब जो है कांग्रेस हो, सीपीएम हो, वो किसी भी तरह से ममता बनर्जी की तरफ हाथ बढ़ाएंगे? उनकी जब वो हाथ बढ़ा रही है किसी भी तरह से, कहीं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई सहयोग? वाम मोर्चे की, विनोद आपके लिए मैं बता दूं, वाम मोर्चे की तरफ से सारे की सारे सीटों की ऐलान कर दिया गया। उसमें वो भी फुरफुरा शरीफ वाले भी शामिल हैं उस वाले गठबंधन में, है ना? हाँ, एग्जैक्टली। विनोद जी, लाल जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 30% मतदाता का मत भूलिए। जो अल्पसंख्यक जिनको कहा जाता है वो 30% है, और वो 30% जहां है उनकी बहुतायत 114 सीटों पे है। और 114 सीटों पे जो ममता बनर्जी की जो पिछले 15 साल के शासन की सबसे बड़ी ताकत यही है। लोग माँ माटी मानुस को जो भी फ्रेज और जो भी नैरेटिव को ले, जो भी बंगाली प्राइड का नैरेटिव ले, लेकिन हकीकत यह है कि ममता बनर्जी की जो पूरी ताकत है चुनावी राजनीति की, वो इस 114 सीटों पे जो 30% से ज्यादा मतदाता हैं उनकी ताकत है, और वो अल्पसंख्यक है जी। तो वो अल्पसंख्यक मतदाता की राजनीति में आप देखिए कि ओवैसी और हुमायूं कबीर की एंट्री है। हुमायूं कबीर और ओवैसी के साथ साथ जो दादा कह रहे थे कि सीपीएम और फुरफुरा शरीफ के जो पीस पार्टी कौन सी पार्टी है, जी, तो उन पार्टी का अलायंस है। सीपीएम का है, कांग्रेस पार्टी का अपना आधार जो है, जो बात वो कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी का आपने सुना था, तो वो भी उसी मुस्लिम वोट के ज्यादा डिपेंड है। तो वो ये बता रही है कि भाई मैं यही लड़ाई तो मैं लड़ रही हूँ एसआईआर के नाम पे, तो आप कम से कम हमें पूरा साथ दीजिए, और ये जो चुनावी राजनीति में आप आए हैं वो टीएमसी को सपोर्ट कीजिए। मैं ये समझ सकता हूँ जी। छोटी छोटी प्रतिक्रिया दोनों की। भास्कर दा, पहले आप, क्यों जरूरत महसूस होने लगी? पहले तो सबको ठुकराते रहते थे, अब क्यों जरूरत महसूस हो रही है? जल्दी से। देखिए, ये जो आंकड़ा बोले ना गलत। देखिए 30% तो पहला कहां से मिला है हमें मालूम नहीं है। 2011 में लास्ट सेंसस हुआ। दूसरी बात यह है, आउट ऑफ 294 स्टेट एक ऐसा भी जगह है जहां अल्पसंख्यक वोट है 5% से भी कम, तो वहां से भी टीएमसी जीत चुके हैं। ऐसा बात नहीं है कि अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जीतता है।
मेरे सवाल का ये बोल रहा और एक मिनट, तो ये जो अल्पसंख्यक जहां पर कम है, 10% से भी कम है, ठीक। तो वहां पर क्या हिंदू लोग वोट नहीं देते हैं? ठीक है, हिंदू लोगों का वोट सिख ईसाई, इसीलिए तो हिंदू मुसलमान मुस्लिम की बात ही सबका नहीं है, वोट मिला के हिंदू ही हम मुस्लिम लोग की बात जीते ही हैं। नहीं है। धनंजय जी, नहीं है। धनंजय जल्दी से प्रतिक्रिया। देखिए, जो ममता बनर्जी कल तक इंडिया अलायंसों को कहती थी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मैं वही बात वो कर रहा हूं। समझ गए कि उनका काम तमाम है। उनको समझ गए कि उनका काम तमाम है, क्योंकि उनके खिला होने वाले जो अच्छा, आपके वोटर गाने थे, पर भास्कर दा भी उनका- एंजॉय कर रहे हैं, उनकी हंस रहे हैं पोल वैसे। उनकी पोल खुल गई है, उनकी पोल आप खुल गई ख्वाब है। वो देखते हैं कहाँ दिन में, 76 लाख पहुंच गए हैं। शुक्रिया। ये पता ही नहीं आपको है। देखिए शुक्रिया, जाएगा। अभी समय की कमी है। सबसे शुक्रिया। बड़ी बहुसंख्यक आबादी, हाँ। जो माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता, ख्वाब देखते रहिए। ठीक, और शुक्रिया। खूब मिठाई खिलाएंगे। शुक्रिया और धनंजय जी, भास्कर दा और शुक्रिया, और मुर्शिद दा और शुक्रिया, संशय विनोद जी नहीं बहुत है। बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल का चुनाव तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बात तो सही है, और सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना कार्ड खेलेंगे, हम भी बात करते रहेंगे। और अब लेकिन जो बात हम करने वाले हैं वो कहाँ की, वो केरल की, क्योंकि केरल में भी चुनाव होना है। केरल में 9 अप्रैल को ही चुनाव होना है, लेकिन अभी तक यूडीएफ ने अपना चेहरा तय नहीं किया है। देखिए पहले रिपोर्ट। केरल विधानसभा के लिए एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होना है, और राज्य में चुनावी हलचल इस समय पूरे उफान पर है भी, क्योंकि 9 अप्रैल को ही मतदान है। इस बीच राजनीतिक उठापटक भी केरल में जारी है, और वैसे केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही होता रहा है मुकाबला। इस बार बीजेपी